बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से दोनों गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त खींचतान मची हुई है। एनडीए और महागठबंधन तो शायद एक दूसरे से बाद में लड़ेंगे, अभी तो इनके भीतर ही लड़ाई छिड़ी हुई और लड़ाई इस बात को लेकर है कि गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों गठबंधन में बैठकों का दौर लगातार जारी है। पटना में महागठबंधन के नेता इसी कसरत में मीटिंग कर रहे हैं, तो दिल्ली में चिराग पासवान के घर पर बैठक हुई। किस पार्टी के पाले में कितनी सीटें जाती दिख रही है, उसको लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस दिलचस्प खींचतान में जो महागठबंधन में हो रहा है, जरा उस पर एक नजर डालिए। तो दरअसल वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव बिहार के कई इलाकों में घूमे, जीप पर घूमे, मोटरसाइकिल पर घूमे, पैदल भी गए, लेकिन एक बार भी राहुल गांधी ने कहीं भी महागठबंधन के चेहरे के तौर पर तेजस्वी का नाम नहीं लिया, उनको पेश नहीं किया। और उस बात को लेकर आरजेडी खेमे में कैसी कसक है, ये सीटों को लेकर जो खींचतान चल रही है उससे साफ साफ समझ में आ रही। बिहार सीट शेयरिंग पर महागठबंधन के भीतर आरजेडी जो फॉर्मूला बना रही है, उसके हिसाब से आरजेडी खुद कम से कम 125 से 30 सीटों पर लड़ना चाहती है और कांग्रेस को 50-55 से ज्यादा सीटें देने को बिल्कुल तैयार नहीं। जबकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस इस बार 78 सीटों पर दावेदारी ठोक रही है और इस फॉर्मूले के हिसाब से लेफ्ट पार्टियों के हिस्से में करीब 35 सीटें आएंगी, वीआईपी के पाले में 20 सीटें और पशुपति पारस की जो आरएलजेपी है उसको 3 सीटें मिल सकती है। झारखंड के जो से लगा हुआ जो बिहार का इलाका है, वहां पर जेएमएम को भी 2 सीटें दी जा सकती है। इस तरीके से एक समीकरण तैयार होता दिख रहा है, लेकिन महागठबंधन के भीतर हर फॉर्मूला यहां आकर फेल हो जा रहा है कि कांग्रेस तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम चेहरा क्यों नहीं बना रही और पिछली बार की नाकामी के बाद भी 70 से ज्यादा सीटों पर लड़ने के लिए क्यों अड़ी हुई। तो 2020 विधानसभा अगर आप उसके चुनाव के नतीजे देखेंगे तो आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। आरजेडी का स्ट्राइक रेट अगर उस हिसाब से देखेंगे तो 52% का था और आरजेडी को वोट भी सबसे ज्यादा 23.45% मिले थे, यानी कि मान लीजिए कि करीब करीब 23.5%। जबकि अगर कांग्रेस का आप रिकॉर्ड देखेंगे, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देखेंगे तो आपको हैरानी होगी। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और जीती सिर्फ 19 सीटों पर, और उस हिसाब से अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देखेंगे तो 27% था, यानी कि 52% के अगेंस्ट, आरजेडी के 52% के अगेंस्ट कांग्रेस का सिर्फ 27% का स्ट्राइक रेट था। और कांग्रेस को वोट भी जाहिर सी बात है कि बहुत कम मिले थे, 6.09% वोट मिले थे कांग्रेस को। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस 5 साल पहले वाले अपने प्रदर्शन को देखने को तैयार नहीं है। वो कह रही है कि भाई 5 साल बहुत पुरानी बात हो गई, तब से गंगा में बहुत पानी बह चुका है। आप पिछले साल का देखो ना कि हमारा स्ट्राइक रेट कैसा था, हमारा प्रदर्शन कैसा था। और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बिहार की 9 सीटों पर चुनाव लड़कर 3 सीटों पर जीत दर्ज कर लिया था। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 33% का एक तरीके से स्ट्राइक रेट है, जो कि 27% से तो खैर फिर भी बेहतर है। और इसी वजह से कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इसलिए भी बढ़ा हुआ है कि पिछले दिनों राहुल गांधी ने जो बिहार में एसआईआर को लेकर वोट चोरी वाला आरोप लगाते हुए जो वोट अधिकार यात्रा की थी, उसको लेकर के भी पार्टी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस को लेकर के एक बज़ क्रिएट हुआ है और बिहार में लोग कांग्रेस को अब ज्यादा बेहतर तरीके से एक कंटेंडर के तौर पे देख रहे हैं और इसीलिए वो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए सीटों में भी, और उस सीटों में तभी रिफ्लेक्ट होगी जब उनको ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने का मौका मिलेगा। और यही वजह है कि पार्टी ने एक नया फॉर्मूला निकाल लिया है और उस फॉर्मूले का नाम दे दिया है एबीसीडी। अब एबीसीडी क्या है? तो कहा यह जा रहा है कि एक कैटेगरी में वो 19 सीटें हैं जिस पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। तो कांग्रेस कह रही है कि भाई ये तो मेरी बनती ही बनती है और ये सीटें कांग्रेस को तो हर हाल में चाहिए। बी कैटेगरी में वो सीटें शामिल हैं जहां कांग्रेस पिछले चुनाव में 5 से 10 हजार वोटों के अंतर से हारी थी, उन पर भी कांग्रेस दावा ठोक रही है, कह रही है कि भाई इतने क्लोज मार्जिन से हम जब उसमें हारे तो हमारे जीतने का पूरा चांस है, इसलिए इस बार ये सीटें हमारे खाते में आनी चाहिए।
सी कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां 10 से 15 हजार का अंतर था, और उनको लगता है कि इस बार जो माहौल बदला है और कांग्रेस को लेकर के जो एक तरह का माहौल बना है, जो पार्टी को ऐसा लगता है, उसमें 10 से 15 हजार के अंतर वाली जो सीटें थी पिछली बार, वो भी उन पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और वहां पर नतीजों में फेरबदल हो सकता है। और जो डी कैटेगरी है, जिसमें कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत हेर फेर या यूं कहें कि उस पर गुंजाइश हो सकती है, वो है 15 से 20 हजार से ज्यादा मार्जिन से जो सीटें हारी थी कांग्रेस, वो डी कैटेगरी में रखी गई है। और इस फॉर्मूले के हिसाब से कांग्रेस जो जिस आंकड़े पे पहुंची है उसको बताया जा रहा है 78, और कांग्रेस इसीलिए 78 सीटों पर दावेदारी पेश कर रही है। लेकिन आरजेडी के बारे में कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस को 50 से 55 से ज्यादा सीटें देने के मूड में बिल्कुल नहीं, और यहीं पर आकर महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में मामला फंसा हुआ है। और जब तक कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो जाता है, तब तक बाकी पार्टियों को क्या मिलेगा, इस पर बात करना बेमानी है, क्योंकि जिस हिसाब से इन दोनों बड़ी पार्टियों के बीच में सीट शेयरिंग होगी, उसी के हिसाब से बाकी पार्टियों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो महागठबंधन में सीटों को लेकर कैसी उठापटक मची हुई है, उस ओर सीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं डी राजा, उनका एक बड़ा बयान है जो इस खींचतान की तरफ इशारा करता है। एक बार सुनिए जरा। सीएम फेस कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कौन बोला सीएम फेस प्रॉब्लम महागठबंधन का अंदर कुछ नहीं है। महागठबंधन जीतेगा, महागठबंधन का सामने चीफ मिनिस्टर का प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस अभी तक एक बार भी नहीं, राहुल गांधी भी अभी तक एक बार भी नहीं माने। आप जाओ कांग्रेस को पूछो, कांग्रेस लीडर्स का पूछो। तो भारत से बातचीत में लेफ्ट के एक बड़े नेता, नाम नहीं बताने की शर्त पर उन्होंने ये कहा कि भाई 70 सीटें तो छोड़िए, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो प्रदर्शन था उसको देखते हुए 50 सीटें देना भी एक तरीके से उनकी औकात से, उनकी हैसियत से ज्यादा देना होगा। खैर, महागठबंधन के सामने चुनौती सिर्फ सीट शेयरिंग की नहीं है, वोटों की शेयरिंग का मुद्दा भी अब बड़ा हो रहा है, जहां आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ओवैसी कूद पड़े हैं। जरा सुनिए ओवैसी को। जब चुनाव आ गया तो आप इन जालिमों की जबान से सुनेंगे सेकुलरिज्म के लिए वोट को। इस सेकुलरिज्म से वोट को हम पिछले 65 साल से दे रहे हैं। तुमने क्या दिया इस बिहार की 19% अकलियतों को? सेकुलरिज्म के नाम पर तो हम ही वोट दे रहे हैं, तुम कहां वोट दे रहे हो? तो जरा आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए ओवैसी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उस पर आप अगर गौर करें, उन्होंने कहा कि ये जालिमों को, उन्होंने जालिम शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भाई ये जालिम कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर वोट दो, सेकुलरिज्म के लिए वोट दो, तो उसके लिए तो 65 साल से हम वोट दे रहे हैं भाई, फिर हमारा क्या हुआ? यह बताता है कि आरजेडी और कांग्रेस को लेकर ओवैसी क्या सोच रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने बिहार की 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 पर जीत हासिल की थी। किशनगंज और पूर्णिया में 2-2 और अररिया में 1। लेकिन जून 2022 में इनके 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, और उसके बावजूद ओवैसी इस बार महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का मन बना चुके थे, या बल्कि यूं कहिए कि अभी भी उन्होंने बनाया हुआ है। लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी और कमोबेश हर मंच से ये बात तो दोहरा रहे हैं कि भाई हमारे साथ मिलकर लड़ लो, हमें भी अपने गठबंधन का हिस्सा बना लो, वरना नुकसान हो जाएगा और सबका नुकसान हो जाएगा। लेकिन अभी तक महागठबंधन की तरफ से ओवैसी को शामिल करने को लेकर किसी तरह का कोई सिग्नल नहीं आया, और इसीलिए अब ओवैसी थोड़े खिसियाए तमतमाए नजर आते हैं। ओवैसी हर मंच से 4 का बदला 24 से लेने की बात कर रहे हैं। तो इस खेल को जरा समझिए कि कैसे क्या हो रहा है। दरअसल सीमांचल में कुल 24 सीटें, इनमें से ज्यादातर मुस्लिम बहुल है, और इसी सीमांचल में ओवैसी के दाव आजमाने से पहले आरजेडी का जो सिक्का चलता था अब थोड़ा कमजोर हो गया है। मुस्लिम बहुल सीटों पर आरजेडी हमेशा आगे रहती थी, लेकिन ओवैसी की एंट्री से पिछले चुनाव में हिसाब एकदम बदल गया, सीन एकदम बदल गया।
ओवैसी की वजह से सीमांचल में महागठबंधन को सीटों का बड़ा नुकसान हुआ है। 2015 में 24 में से 17 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी, लेकिन 2020 में महागठबंधन 7 पर आ गया। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा नुकसान ओवैसी ने किया है। और इस बार ओवैसी जिस मूड में दिख रहे हैं और जिस तरीके से वो सीमांचल के अलावा भी बिहार के बाकी हिस्सों में जाकर के कैंपेनिंग कर रहे हैं और मुसलमानों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी असली हितैषी महागठबंधन के लोग नहीं हैं। अगर ये बात अल्पसंख्यकों के मन में घर कर गई या धस गई उनके भीतर, तो समझिए कि महागठबंधन को एक बड़ा तगड़ा नुकसान हो सकता है। तो वैसी की तरह ही एक और किरदार है जो महागठबंधन के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं, और वो है वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के जो सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी। खुद को सन ऑफ मल्लाह बताने वाले मुकेश सहनी तेजस्वी के वैसे तो हमराही हैं, हेलीकॉप्टर वाले दोस्त हैं, और आज मुकेश यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर महागठबंधन सत्ता में आएगी तो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर वही विराजेंगे। डिप्टी सीएम आप ही होंगे सर? साइड करो भाई। अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। तो डिप्टी सीएम की कुर्सी के लिए सहनी खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं। महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में क्लैरिटी हो ना हो, डिप्टी सीएम को लेकर मुकेश सहनी एकदम क्लियर है। अब यह समझिए कि मुकेश सहनी को एक कॉन्फिडेंस, डिप्टी सीएम वाला कॉन्फिडेंस आखिर आ कहां से रहा है। तो महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर दो तरह के फॉर्मूले चल रहे हैं, और उन दोनों के हिसाब से देखा जाए तो वीआईपी को 15 से 20 सीटें देने पर एक तरीके की रजामंदी बन रही है। लेकिन डिप्टी सीएम बनने का ख्वाब देख रहे मुकेश सहनी कम से कम 40 सीटें मांग रहे हैं। यह अलग बात है कि गठबंधन की दूसरी पार्टियां कह रही है कि सहनी अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में एक सीनियर लेफ्ट नेता ने तो यहां तक कहा कि 4 सीटें जीत नहीं सकते और उनके लिए 18-20 सीटों की बात हो रही है। तो खैर, मुकेश सहनी को वोट बैंक का जो बड़ा वोट बैंक है वो है निषाद जो समुदाय है, जिसमें कि बहुत सारी जातियां और उपजातियां हैं, मल्लाह हैं, बिंद हैं और कुछ और दूसरी मछुआरा जातियां हैं। तो अगर देखा जाए तो 2023 की बिहार जो जातीय जनगणना थी उसकी रिपोर्ट कहती है कि बिहार में निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, कश्यप, ये जो तमाम जातियां हैं उनकी संख्या 8 से 9% के आसपास है, उनकी जनसंख्या। लेकिन बिहार में कम से कम 30 से 40 सीटें ऐसी है जहां पर कि ये जातियां एक जिताऊ फैक्टर। तो ये मल्लाह ऐसा नहीं है कि पूरे बिहार की सारी सीटों पर पाई जाने वाली जाति है, लेकिन जिन 30-40 सीटों पर इनका कंसंट्रेशन है वहां पर एक बड़ा फैक्टर है। और इसीलिए सहनी को लगता है कि अगर इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम के पद पर उनकी जो दावेदारी है बहुत मजबूत होगी। 2020 के चुनाव में निषादों की पार्टी कहे जाने वाली विकासशील इंसान पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थामा था और पार्टी 11 सीटों पर लड़ी और जीती 4 सीटों पर। कहा जाता है कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को वीआईपी के सिंबल से लड़ाया था और इसीलिए जीतने के बाद सभी 4 विधायक बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। और तब से बीजेपी से रूठे मुकेश अब तेजस्वी का साथ देने का दम भर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ तो मुकेश सहनी को जोड़कर रखने के लिए सिर्फ आरजेडी ने अपने खाते से, अपने कोटे से 3 लोकसभा सीटें वीआईपी को दी थी। हालांकि मुकेश सहनी की पार्टी एक पर भी जीत का नहीं हासिल कर पाई, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी बीजेपी के साथ भी उनकी नजदीकी बनी हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी को भी लगता है कि अगर उनके गठबंधन में अगर कोई छिटकता है, बिदकता है, तो ऐसे में मुकेश सहनी उसकी भरपाई करने के लिए सामने आ सकते हैं, जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा गया। तो अब ये देखना है कि पिछली बार की तरह ऐन मौकों पर ये सीटों का पेच फंसता है या ये बातें जो अभी खींचतान चल रही है वो समय से हल हो जाती है। इधर देखिए दिल्ली में देखिए कि क्या हो रहा है कि दिल्ली में चिराग पासवान के घर पर सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हुई आज। और बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार के जो प्रभारी हैं
बीजेपी के विनोद तावड़े और बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, ये सब चिराग के घर पहुंचे थे और ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग को मनाने पहुंचे थे। और मनाने क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर चिराग भी खुश नहीं है। 45 मिनट तक मीटिंग चली और सूत्रों की माने तो चिराग पासवान 30 सीट और जीतन राम मांझी 15 सीटों पर अड़े हुए। अब ये देखना होगा कि इनकी डिमांड पूरी करके एनडीए अपने घर का घमासान जो है वो कैसे खत्म करती है। हालांकि जेडीयू और जो बीजेपी है उसके बीच इस तरह की खटपट या इस तरह की खींचतान नहीं है जैसा कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में है। महागठबंधन की दो बड़ी पार्टियों के बीच जिस तरह की खींचतान चल रही है, कम से कम एनडीए में दोनों बड़ी पार्टियों के बीच उस तरह की खींचतान नहीं है। चिराग को लेकर जो खींचतान थोड़ी बहुत है, ऐसा लग रहा है कि समय रहते इसको भी एक तरीके से निपटा लिया जाएगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.